पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ और साथ साथ सीएफओ साहब को दिखाइए स्क्रीन पर। ऋषि जी, केतन जी, आप लोग का स्वागत है। ऋषि जी, पहले तो वो मेरे ख्याल से बजट के बाद से आपसे बात ही नहीं हुई, तो हाँ जी। एफएम निर्मला सीतारमण जी ने कहा था अपनी बजट स्पीच में कि बहुत एग्रेसिवली असल में उन्होंने पुश करा था वो डिजिटल पेमेंट्स को, वो इकोसिस्टम जो फिनटेक के लिए कंड्यूसिव होना चाहिए। कैसे देख रहे हैं आप लोग उस पुश को? कुछ वाकई तब से लेकर अब ये पुश मतलब कुछ बदला है? अभी 10 का 10 कुछ अभी कुछ आना है, एक्सपेक्टेशन है पुश के लिए कुछ करा जाएगा? नहीं, ऐसा तो अभी पिछले एक महीने के अंदर आफ्टर बजट ऐसा कोई इंक्रीमेंटली कोई नया स्कीम या कोई नया लॉन्च नहीं हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। आई थिंक जो पुराने वाली चीजें हैं उसी पे ज़्यादा फोकस करके, डिजिटल पेमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करके वही पुश चल रहा है गवर्नमेंट का। तो नया जो आएगा वो मेरे ख्याल से अप्रैल मई से शुरू होगा, जो भी गवर्नमेंट नई चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहती है यूपीआई को लेके या अकाउंट एग्रीगेटर्स को लेके या बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं, ओपन प्लेटफॉर्म्स हैं। तो काफ़ी सारी नई चीज़ें हैं जो पिछले 1 साल 2 साल में बनी हैं, जिसको गवर्नमेंट पुश करेगी। स्पेशली पेमेंट्स और क्रेडिट्स में जो फोकस है गवर्नमेंट का कि क्रेडिट हर आदमी को मिलना चाहिए, पेमेंट्स लाइबिलिटीज हर आदमी से लेनी चाहिए। उन सब चीज़ों पे फोकस है गवर्नमेंट का। ऑफलाइन पेमेंट्स पे भी काफ़ी पुश आ रहा है यूपीआई के थ्रू। तो कोशिश यही है कि अगले 1 साल से 2 साल में जो मास मार्केट सेगमेंट है वहाँ पे हम देखेंगे कि डिजिटल की ग्रोथ डिस्प्रोपोर्शनेटली हो रही है, एंड टियर 2 टियर 3 से लेके टियर 4 तक ज्यादा ग्रोथ नजर आनी तो चाहिए। ये अच्छा, उस टाइम पे प्रपोज करा गया था 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स डीबीयूज 75 डिस्ट्रिक्ट में देश के शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स लेकर आएंगे। तो हाँ जी। ये डीबीयूज मतलब ये आपसे हेड ऑन compete करते हुए नजर आएंगे, या फिर वो डिजिटल पेमेंट्स वो अडॉप्शन को टूल मिलेगा तो हमको भी फायदा होगा? ये आपको हेड ऑन एक्चुअली compete करेंगे ना? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमारा पर्सनल विचार यही है कि अगर गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अवेयरनेस क्रिएट करती है तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो पैसे बैंक में जमा नहीं करते हैं या बैंक से लोन नहीं लेते हैं या इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो इस तरह से अगर अवेयरनेस बढ़ेगी तो बहुत सारे जो साइड में लोग बैठ के अभी देख रहे हैं वो ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली पूरे इकोसिस्टम को बेनिफिट होगा। और जो गवर्नमेंट का 75 डिस्ट्रिक्ट्स को डिजिटल में कन्वर्ट करने का जो प्लान है, जिसमें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे अवेयरनेस बहुत बढ़ेगी और ये बेनिफिट पूरे इकोसिस्टम को होगा। अच्छा, केतन जी, वो आईसीआईसीआई बैंक की शेयर होल्डिंग इस फिनो पेटेक जो कि प्रमोटर है फिनो पेमेंट्स बैंक का, वो 7.5% के आसपास बढ़ गई है। वो जो मेरे ख्याल से 40 लाख कन्वर्टेबल वारंट्स उन्होंने कन्वर्ट करे थे, इक्विटी में तब्दील करे थे। ये एक बात बताइए, और भी कन्वर्टेबल वारंट्स हैं क्या आईसीआईसीआई बैंक के पास? कितने और कब तक कन्वर्ट होने, अगर हैं तो? जितने भी थे वारंट जो कन्वर्ट होने थे सारे कन्वर्ट हो गए। अच्छा, तो फिर ये आईसीआईसीआई का कुल एक्सपोजर अब कितना है इस ग्रुप में? अब आईसीआईसीआई कुल एक्सपोजर मेरा मतलब है वो आईसीआईसीआई बैंक हुआ, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, मेरे ख्याल सबका कुछ ना कुछ एक्सपोजर है फिनो के पेरेंट में। वो कुल एक्सपोजर कहाँ खड़ा हुआ है सर? 18 से 20% के बीच में है, 18-19% के करीब है। तीनों एंटिटीज को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे लिए वो वारंट्स भी एक तरह से एक्सपोजर में ही थे। सिर्फ वो वारंट्स अब शेयर में कन्वर्ट हो गए हैं। तो 18 से 19% है टोटल आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और आईसीआईसीआई प्रू का ओवरऑल होल्डिंग मिला के एट द पेटेक लेवल, जो हमारी होल्डिंग कंपनी। और अब कोई फर्दर कन्वर्टेबल वारंट्स आउटस्टैंडिंग नहीं है? अभी कोई कन्वर्टेबल वारंट आउटस्टैंडिंग नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड दोनों के जो थे वो कन्वर्ट हो गए। अच्छा, केतन मर्चेंट साहब, वो आरबीआई ने लास्ट टाइम मेरी ऋषि जी से जब बातचीत हुई थी तब वो समय था, मुझे याद पड़ता है कि फिनो पेमेंट्स बैंक को इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस के लिए अप्रूवल्स मिले थे। हाँ जी। तब शायद बातचीत हुई थी। तो केतन सर, ये फिनो पेमेंट बैंक के कस्टमर्स दरअसल अब रिसीव कर सकते हैं रेमिटेंस का अमाउंट ओवरसीज से। ये इंटरनेशनल रेमिटेंस बिजनेस जो है, ये मनी ट्रांसफर सर्विसेज, ये आप लोगों ने स्टार्ट कर दिए हैं क्या? और स्टार्ट कर दिए हैं तो कैसा रिस्पॉन्स, कितना बिजनेस आप लोग अपनी तरफ खींच पाए? नहीं आशीष जी, अभी तो हमें अप्रूवल मिला है, हमारे प्रोसेसेस बन रहे हैं। हम ये Q1 एंडिंग में चालू करने वाले हैं। इसमें बहुत बड़ी मार्केट है, एंड आई थिंक ऋषि ने बताया था लास्ट टाइम भी कि हमारे जो टच पॉइंट्स है, हमारे जो स्टेट पेनिट्रेशन है, उससे हमें हमारा एक्सपेक्टेशन अच्छा है कि ओवर नेक्स्ट 2-3-4 क्वार्टर्स वंस इट स्टार्ट्स हम उसमें अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। तो हमारा कैसा है कि हम, आपको पता है कि हम प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाते हैं। जो भी हम करते हैं वो हम प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस पे करते हैं। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है, हमारा नेटवर्क की वजह से, हमारे जो एग्जिस्टिंग यूजर्स है, हमारी जो एग्जिस्टिंग फुटफॉल है,
उसकी वजह से हम ये इंटरनेशनल रेमिटेंस भी हमको अच्छा बिजनेस देगा, बट दैट विल स्टार्ट इन Q1 एंडिंग 23। अच्छा केतन जी, Q3 जो लास्ट रिपोर्टेड फाइनेंशियल था, क्वार्टर था, वो बढ़िया रहा। इनकम में 20% ईयर ऑन ईयर जंप, क्यू ऑन क्यू भी 14% का उछाल। ये लास्ट क्वार्टर केतन जी मदद कहां से मिली आप लोगों को? लार्जली कौन से वर्टिकल, कौन से पॉकेट ने इस तरह का ट्रैक्शन डिलीवर करके दिया? आशीष जी, ये एक क्वार्टर से ऐसा कुछ होता नहीं, हम तो बैंकिंग बिजनेस में है, तो हम लगातार आगे आगे कर रहे हैं। लास्ट 8 क्वार्टर से आप हमारा स्टेटिस्टिक्स देखोगे तो हम 8 क्वार्टर से ग्रो कर रहे हैं, वेदर हमारा टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन हो। हमने हमारा हमारा पूरा उद्देश्य दो चीज पे है, ओनरशिप ऑफ कस्टमर्स। हम नेटवर्क हमारे बढ़ा रहे हैं, और हमने हमने इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2 लाख नए कस्टमर खोले। सो कासा अकाउंट्स एंड CMS, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, जो हमारे हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, वो हमारे ग्रोथ ड्राइवर्स है और वो ग्रो हो रहे हैं, और उसी की वजह से हमारे मार्जिन भी बेटर हो रहे हैं और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। सो हम एक क्वार्टर में ऐसा कुछ नहीं है, बट हम लगातार ग्रो करने वाले हैं, और हमारे जो ग्रोथ प्रोडक्ट जो मार्जिन देंगे वो करेंगे, और हमको ऑपरेटिंग लेवरेज भी आ रहा है। जितने ज्यादा हमारे वॉल्यूम्स हो रहे हैं, हमने खर्चा करके रखा है, तो हमारे पास कैपेसिटी है, और वो वॉल्यूम के हिसाब से हमारा प्रॉफिटेबिलिटी डिस्प्रोपोर्शनेटली बॉटम लाइन पे बढ़ रहा है। तो पता है, मैं केतन जी आपसे ये सवाल क्यों पूछ रहा था Q3 का परफॉर्मेंस, क्योंकि इस परफॉर्मेंस में मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग हाईलाइट थी वो मार्जिन में एक्सपेंशन। क्यू ऑन क्यू 200 बेसिस पॉइंट, साल दर साल 322 बेसिस पॉइंट्स, मार्जिन एट 9.4 लेवल्स, है ना? ये मार्जिन का एक्सपेंशन कैसे ड्राइव हो रहा है? सस्टेनेबल मार्जिन लेवल्स फिनो के लिए क्या है? तो दो चीज हो रही है। मैंने आपको बताया कि हमारा जो कासा प्रोडक्ट है और हमारे जो CMS प्रोडक्ट है, वो हमारे दो हाईएस्ट मार्जिन प्रोडक्ट है। हमारा जो ग्रोथ आ रहा है लास्ट 2 क्वार्टर से लगातार, वो ये प्रोडक्ट से आ रहा है। हमारे फ्यूचर में भी ये ग्रोथ ड्राइवर है। सो व्हेन आपका जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट ग्रो हो रहा है, आपका ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन तो बढ़ेगा। और सेकेंड एस्पेक्ट हमने ऐसे रखा है कि हम अपनी मॉडल भी बहुत लीन चलाते हैं, तो जो हमारा वॉल्यूम बढ़ता है उसकी वजह से हमको हर टाइम एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ता है। हम वेरिएबलाइज मॉडल्स में काम करते हैं। तो ये दो चीज एस्पेक्ट के वजह से हमारे पास ऑप्शंस है मार्जिन बढ़ाने का। और जब तक हमारा जो उद्देश्य है कासा और CMS ग्रो करने का, उसके बाद हम उसमें क्रॉस सेल भी करेंगे। आपने इंटरनेशनल रेमिटेंस की भी बात की, वो भी एक बार हम कस्टमर को ओन कर लेंगे, उसके बाद इंटरनेशनल रेमिटेंस भी सिंपल हो जाएगा। तो मार्जिन इज अ फंक्शन, हम जो प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं उसकी वजह से मार्जिन बढ़ेगा, और हम कॉस्ट बहुत लीन कॉस्ट मॉडल चला रहे हैं और वही चलाते रहेंगे। अच्छा, जाते जाते फिर ऋषि जी, वो जब IPO आया था तो मैंने मेंशन करा था वन ऑफ द 2 प्रॉफिटेबल पेमेंट बैंक्स एक्टिव इन इंडिया। फिर वो डिजिटल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की बहुत बातचीत हुई, है ना? अच्छा Q3 आ गया, मार्जिन एक्सपैंड हो गए। फिर ये स्टॉक अपने ईयर लोस पे क्यों चला गया सर? कोई मार्केट इन्वेस्टर जो चेक इन कर रहे थे वो चेकआउट कर रहे हैं क्या? आपने जरूर कंट्रोलने की कोशिश करी होगी। नहीं, फंडामेंटली अगर आप देखेंगे, जो केतन ने एक्सप्लेन करा कि बिजनेस में ग्रोथ है, 29% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, 95% पैट लेवल पे ग्रोथ है, मार्जिन्स अच्छे हैं, मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, 60 से 70 करोड़ की मार्केट अपॉर्चुनिटी है। सो कंपनी की तरफ से चाहे अपॉर्चुनिटी को देखिए, या नेटवर्क एक्सपेंशन, ओनरशिप, प्रॉफिटेबिलिटी, सब लेवल्स पे फंडामेंटली हम बेटर हुए हैं फ्रॉम द टाइम द IPO हैपेंड। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हमारे हिसाब से कंपनी के अगर परफॉर्मेंस पे जाएंगे तो देयर इज नो रीज़न। मार्केट फोर्सेस हैं मेरे ख्याल से, थोड़ा सा फिनटेक इंडस्ट्री को ग्लोबली जो टेक्नोलॉजी कंपनीज का मेल्टडाउन हुआ है, थोड़ा अभी जो रिसेंटली जो यूक्रेन क्राइसिस हुई है पिछले हफ्ते भर से 15 दिन से, उससे जो इम्पैक्ट आया है, आई थिंक उन्हीं रीजंस की वजह से थोड़ा सा नेगेटिविटी है इस इंडस्ट्री को, इस सेक्टर को लेके। अदरवाइज आप पूरे मार्केट को लेके, जैसे आपने भी देखा आज आप निफ्टी बैंक का बोल रहे हैं डाउन है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली देयर इज थोड़ा टेंडेंसी है बियरिश आउटलुक की। बट अदरवाइज कंपनी के फंडामेंटल्स पे, ग्रोथ पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे जो भी हम लोगों ने अपने IPO में कमिट करा था, प्रॉमिस करा था, हम उससे बेटर ही कर रहे हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा टाइम का ही है। थोड़े टाइम में जब मार्केट बेटर हो जाएगी, टेक्नोलॉजी कंपनीज में लोग डिस्टिंग्विश करना शुरू कर देंगे प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल मॉडल्स में। बिजनेस मॉडल्स जो सस्टेनेबल हैं और जो बिजनेस मॉडल इन्वेस्टर मनी पे चल रहे हैं, जब वो डिफ्रेंसिएशन शुरू होगा तो हमारी जैसी कंपनी जो एक ओवरऑल प्रॉफिटेबल है, उसमें ज़्यादा आप देखेंगे ऊंचाई और ज़्यादा बढ़ोतरी नज़र आने की उम्मीद है। चलिए देखते हैं। गुप्ता सर,
मर्चेंट साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक, एक बार जाते थे फिनो पेमेंट्स बैंक का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। हरे निशान में आज कामकाज, लेकिन जैसे मैं कहा था वो मेरे ख्याल से इशू प्राइस था 577 का, हाईज लगाए थे 583 के, और इस समय ये स्टॉक जो है वो 200-250 के जोन्स पर, 255 लास्ट टिक मैंने चेक किया था, तो हाँ 260 आज बातचीत करते करते थोड़ा सा हरे निशान में जरूर आ गया है।